अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद खालिद आपके सामने इस वीडियो में टेट और टीआरटी वगैरह की तैयारी के मुताल्लिक़ कुछ अहम बातों का जिक्र करने के लिए हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम खुसूसन टीआरटी या टेट या डीएससी वगैरह की तैयारी किस तरह से हो इसके बारे में जिक्र करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, खुसूसन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसकी तैयारी के लिए हम अगर उस पर गौर करें, इजमालन नज़र डालें तो उसके 3 अदवार या 3 स्टेजेस होंगे। पहला स्टेज होगा ओवरव्यू का, दूसरा स्टेज है स्टडी का और तीसरा स्टेज है रिव्यू, जिसको हम प्रैक्टिस या रिवीजन भी कह सकते हैं। चलिए हर स्टेज में क्या क्या काम हमें करने हैं वो देखते हैं। पहला स्टेज है ओवरव्यू। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको एक एग्ज़ाम लिखना है, तो आपका सबसे पहला रद्द अमल क्या होगा? आप यही सोचेंगे कि एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम, कब लिखना है, क्यों लिखना है, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे होंगे, पढ़ना क्या होगा। ये सारी बातें आपके जहन में आएंगी। यानी इन तमाम बातों के ज़रिए आप उस एग्ज़ाम के बारे में, उस इम्तिहान के बारे में मालूमात हासिल करना चाहेंगे, उस एग्ज़ाम को समझेंगे। तो सबसे पहला मरहला हमारी तैयारी का यही होगा कि हम उस इम्तिहान की नौइयत को समझेंगे, नेचर ऑफ एग्ज़ाम को जानेंगे। तो नेचर ऑफ एग्ज़ाम के अंदर हम देखेंगे तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि आप जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उसको आप यकीनी देखें। अगर टेट या टीआरटी की बात करें तो उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। तो आप सबसे पहले यही देखेंगे कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस पोस्ट के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसको आप पहले वेरीफाई कर लें। दूसरी चीज़ ये देखें कि उस इम्तिहान में, उस एग्ज़ाम में स्टेजेस कितने हैं। अमूमन टेट या टीआरटी जो अब तक हुआ उसके अंदर सिर्फ एक स्टेज जो कि रिटन एग्ज़ाम का होता है, वही एक चीज़ होती है। लेकिन अगर दूसरे एग्ज़ाम में देखें हम, पुलिस डिपार्टमेंट खासकर, उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम के लिए। प्रिलिमिनरी स्टेज, उसके बाद इवेंट्स, फिर मेंस, इस तरह से एग्ज़ाम के स्टेजेस होते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम लिखने के लिए पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद उसके स्टेजेस क्या हैं उसको जानेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ आप देखेंगे सिलेबस क्या है। आपको एग्ज़ाम लिखना है तो उसका सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या होगा उसके लिए, वो चीज़ को आप देखेंगे। आप सिलेबस को देखेंगे तो उसके अंदर सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस के ज़रिए से मालूम होंगी। आपने सिलेबस जान लिया, आपको ये फलां एग्ज़ाम के लिए इतने इतने सब्जेक्ट से इतने इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको मालूम होंगे। अब अगला काम आप मालूम ये करेंगे कि उसके एग्ज़ाम का जो रिटन पार्ट होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है वो मालूम होना ज़रूरी है। क्या वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होगा या सिर्फ ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, या फिर अलग अलग उसके अंदर सेक्शंस कितने होंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम टेट या टीआरटी की बात करेंगे तो उसमें अमूमन 150 या 160 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके अंदर हर एक एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पेपर 1 के अंदर बात करें तो इस तरह से उसके पेपर पैटर्न के बारे में आपको मालूमात हासिल करनी ज़रूरी है। उसके बाद आप अगली चीज़ देखेंगे कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है। आपने सिलेबस के अंदर देखा कि आपको मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो आप नंबर सिस्टम के अंदर क्वेश्चन पेपर में किस तरह से सवालात पूछे जा रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स को भी देखना होगा। आप जब तक स्टैंडर्ड्स को नहीं देखेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल एक बेजहद तैयारी होगी, जिसमें आपने सिलेबस तो पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएं उसको नहीं देखा, तो वो एक बेजहद तैयारी के मुमासिल होगी। तो आप स्टैंडर्ड्स पर ज़रूर गौर करें। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट ही है, जो कि ट्रेड है। ट्रेड यानी कि हर एग्ज़ाम का एक अपना एक राइज तरीक़ा होता है जिसके हिसाब से ही सवालात पूछे जाते हैं। अगर हम आम मिसाल देंगे तो एसएससी या इंटर के तलबा के लिए अमूमन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर्स दिए जाते हैं। वो किस तरह बनाए जाते हैं, उसको बनाने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की स्टडी की जाती है। देखा जाता है कि किस क्वेश्चन को कितने बार दोहराया गया, किस तरह के क्वेश्चंस को रिपीट किया गया,
या फिर किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये सारी चीज़ों का तज्जिया करके, स्टडी करके उसको उसका एक रिवाज समझा जाता है, उसमें ट्रेड को पहचाना जाता है और उसी के हिसाब से अगला पेपर किस तरह से होगा उसका अंदाज़ा लगा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर्स बनाए जाते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम लेने दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम लिखिए, उसमें इसी तरह से कोई ना कोई ट्रेड फॉलो होता है। तो आप उस ट्रेड को पहचानिए कि किस टॉपिक को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है या किस तरह के सवालात अक्सर पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों को गौर करेंगे तो आपको अपनी तैयारी से हट के भी एक तरह का बेनिफिट हासिल होगा। ये सारा हम एग्ज़ाम के मुतालिक मालूमात हासिल ज़रूर करेंगे। उसके बाद ये सारी मालूमात हासिल हो जाने के बाद हम दूसरा कदम ये रखेंगे कि इन तमाम मालूमात की बुनियाद पर हम अब प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के अंदर आप क्या क्या करेंगे, आप अवेलेबल आपका टाइम कितना है, एग्ज़ाम के लिए आपको कितना टाइम बाकी है, तैयारी के लिए कितना टाइम बचा हुआ है, ये देखेंगे। मान लीजिए कि आपको एक 5 महीने का टाइम एग्ज़ाम के लिए का बचा हुआ है, तो अब आप इन 5 महीने में सब्जेक्ट्स को कितने कितने महीने देंगे उसका टाइम अलॉटमेंट करना है। अगर आपको 5 महीने हैं और सब्जेक्ट्स 5 पढ़ने हैं तो आप हर सब्जेक्ट के लिए एक महीना देंगे, या फिर आप डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से एक सब्जेक्ट के लिए 40 दिन और दूसरे सब्जेक्ट के लिए 20 दिन, इस तरह से आप अपने अपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से टाइम अलॉटमेंट करें। और इसके अंदर ये चीज़ ज़रूर ब ज़रूर जहन में रखें कि टाइम अलॉटमेंट में ऐसा ना करें कि आपके लिए जो आप आसान समझते हैं उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें और जो मुश्किल समझते हैं उसको ही ज़्यादा टाइम दे दें, जो अक्सर देखा जाता है। मैथ्स या इंग्लिश वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा टाइम सर्फ होता है और उर्दू या सोशल ईवीएस वगैरह के लिए हम उतना ज़्यादा टाइम नहीं देते, बिल्कुल उसको एक नज़रअंदाज करने की तरह पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि हमको ये तो पहले से ही आता है, इसको बस एक नज़र देखें तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एग्ज़ाम देखें तो एग्ज़ाम में आपको हर सब्जेक्ट से उतने ही सवाल पूछे जाने हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट को उतनी अहमियत देनी है। इतना है कि आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को चाहे ज़्यादा वक्त दें, लेकिन आसान सब्जेक्ट को नेगलेक्ट ना करें। उसके अलावा आपने टाइम अलॉटमेंट किया सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट के अंदर आपको, मान लीजिए आपने एक महीने में एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तय किया, आपने मैथ्स के लिए 1 महीना दिया या उर्दू के लिए 1 महीना दिया। अब उस 1 महीने में मैथ्स या उर्दू के 15 टॉपिक अगर हैं, 15 चैप्टर अगर हैं, तो 15 चैप्टर को आप कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, एक एक चैप्टर को कितना टाइम देंगे। अगर एक चैप्टर बिल्कुल आसान होता जो 1 दिन में ही हो जा सकता, कुछ चैप्टर कुछ लेंथी होते हैं जिसको 2 से 3 दिन लगते, तो इस तरह से आप उसका भी एक टाइम टेबल बनाएंगे। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट का टोटल ओवरऑल एक टाइम टेबल देख लेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज आप टाइम टेबल बनाएंगे। इस तरह से आप 2 टाइम टेबल बनाने से आपको पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस कवर होना आसानी होती है। अगर आप चाहें तो उसके बाद डे वाइज टाइम टेबल भी बना सकते हैं, जो कि आप बना लेंगे तो आपके लिए बेहतरी है। अगर ना बनाएं तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं, आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। उसके बाद आपने टाइम टेबल बनाया, अब तीसरी चीज़ जो प्लानिंग के अंदर आएगी वो रिसोर्सेस, आपको क्या क्या ज़रूरत है वो आपको जमा करनी है। जैसे कि आपने पढ़ने के लिए ये सारे सिलेबस जान लिया, अब उसको पढ़ने के लिए आप कहाँ से पढ़ेंगे, किताबें कौन कौन सी होनी है और किताबों के अलावा और क्या क्या चीज़ें की आपको ज़रूरत होगी, ये सारे रिसोर्सेस आपको जमा करने हैं। अगर हम टेट या टीआरटी की बात करें तो पेपर 1 के लिए कंटेंट के लिए हम फर्स्ट टू 8 तक के एससीईआरटी के टेक्स्ट बुक देखेंगे पेपर 1 के लिए, और अगर इसमें अगर हम मज़ीद बेहतरी अगर देखें तो 9th और 10th की भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा पेपर 2 के लिए हम फर्स्ट टू 10th तक के टेक्स्ट बुक देखेंगे, और अगर मज़ीद बेहतरी चाहें तो इंटरमीडिएट की भी टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस करेंगे। ये सब्जेक्ट के कंटेंट के लिए हम। उसके अलावा अगर हम मेथोडोलॉजी देखें, सब्जेक्ट मेथोडोलॉजी पढ़ने के लिए हमको डीएड या बीएड के सिलेबस के बुक्स देखने होंगे सब्जेक्ट मेथोडोलॉजी के लिए। इसके अलावा लैंग्वेजेस के लिए, खासकर उर्दू या इंग्लिश के लिए, आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पर इत्तेफा नहीं कर सकते।
आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ ली, 1st to 8 तक के पूरे टेक्स्ट बुक पढ़ लिए उर्दू के, या फिर पेपर 2 के लिए 1st to 10 तक के पूरे बुक्स पढ़ लिए और सोचे कि आप एग्जाम में आप पूरे के पूरे मार्क्स हासिल कर सकते, तो ये आपका वहम है। आपको टेक्स्ट बुक के अलावा ग्रामर और लिटरेचर की बुक कैसे ही पढ़नी ही है। आपको टेक्स्ट बुक में ग्रामर के बारे में एक इजमालन तारुफ दिया जाएगा, लेकिन उसके बारे में तफसील के लिए आपको ग्रामर से ही मालूमात हासिल होंगी। और लिटरेचर खासकर टेक्स्ट बुक से आपको बिल्कुल बच्चों के लिए जितना जानना काफ़ी है उतना ही दिया जाएगा। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको एज ए टीचर, एक उस्ताद के तौर पर आपको कितनी मालूमात होनी चाहिए उसके हिसाब से ही आपको सवालात पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आपको ये सारी चीज़ों के लिए लिटरेचर और ग्रामर की बुक कैसे ही पढ़नी ही है। आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पर इक्तिफा नहीं कर सकते। और अब ये तो हो गया आपकी रिसोर्सेज की बात। प्लानिंग के अंदर हमने टाइम देखा, अवेलेबल टाइम, फिर टाइम टेबल बनाया, फिर रिसोर्सेज जमा कर लिए। अभी हमारा पूरा ओवरव्यू का काम, पूरा स्टेज 1 का काम मुकम्मल हो गया। अब है ये स्टेज 1, हम उमूमन ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन में हम ये सारा कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बारे में मालूमात हासिल कर ली, टाइम टेबल बना लिया अगले दिन, उसके बाद में हमने रिसोर्सेज जमा करने के लिए कुछ 1 से 2 दिन लगा दिए। अगर ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उसके लिए तो वक्त लगेगा ही नहीं। तो ये सारा बहुत से बहुत अगर देखें तो 1 हफ्ते का काम है। लेकिन अगर ये ना करें और सिर्फ हम डायरेक्ट किताब लेके पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो आपकी ये तैयारी बिल्कुल बेजहत होगी। आप कोई एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। सिर्फ किताब लेके बैठ गए, पढ़ना शुरू कर दिए तो आप बिल्कुल एक रास्ते पर नहीं चलेंगे और आपका वक्त उसमें काफ़ी सारा वक्त ज़ाया होगा। तो आपको ये पहला स्टेज बिल्कुल करना ही है ताकि अगले स्टेजेस में आगे आपकी तैयारी बिल्कुल एक ट्रैक पर चले, एक रास्ते पर चले, ताकि आपका पूरा वक्त ज़ाया ना हो और कंटेंट सारा का सारा कवर हो। ठीक है, तो अब हम स्टेज 2 पर आते हैं। दूसरा मरहला है स्टडी का। स्टेज 2 में स्टडी के लिए आप पहली चीज़ ये देखें कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। एज ए बीएड या डीएड स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि हर एक इंडिविजुअल का अपना लर्निंग स्टाइल होता है। किसी को सिर्फ देखकर पढ़ने से आ जाता है, किसी को लिखना ज़रूर होता है, उसके अलावा किसी को ग्रुप डिस्कशन में आसानी से पढ़ने को मिलता है, किसी के लिए कोचिंग बिल्कुल अहमियत की हामिल होती है, किसी के लिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो आपका अपना लर्निंग स्टाइल क्या है आप पहचानिए और उसी हिसाब से आप रोज़ाना का टाइम टेबल बनाइए। किसी को अपनी ज़रूरियात के हिसाब से वक्त सुबह में मिलता है, किसी को शाम में, तो आप ऐसा नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे तब जहन ताज़ा होता तो ही वही कामयाब स्टडी है, उसके अलावा दूसरे टाइम की नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने लर्निंग स्टाइल के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से हर चीज़ को जहन मद्देनज़र रखते हुए अपना टाइम टेबल बनाएं और उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। लेकिन उसमें इस्तिकामत बिल्कुल ज़रूरी है। रोज़ाना बदलता हुआ नहीं, आपके लिए उसमें इस्तिकामत बिल्कुल ज़रूरी है कि आप अगर सोच लें कि ये टाइम मुझे पढ़ना है तो बस वही टाइम पढ़ना है। इस्तिकामत आप रखिए। उसके बाद स्टडी के अंदर हम और एक चीज़ ये देखेंगे कि हम नोट्स रिवीजन के लिए बनाते हुए पढ़ें। और नोट्स बनाने में अक्सर ये गलती देखी गई कि बच्चे नोट्स इस तरह से बनाते हैं कि पैराग्राफ वाइज पूरा टोटल इन डिटेल, जैसे कि किताब ही लिखने बैठे हों वैसे ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे और उसी में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते। तो नोट्स बनाने में आप ऐसे महूल मत हो जाइए कि आप तैयारी को उतना अहमियत ना दें। नोट्स इसी नौयत के हों कि अगली बार कुछ महीने या कुछ दिन बाद अगर आप उसको देखें तो आपको जहन में आ जाए कि आपने पहले क्या पढ़ा था। वो सारा आपका जो भी डेटा है, जो भी मालूमात आपने जब पढ़ी थी, वो सारी आपको जहन में आ जाए। आप उसके लिए कॉन्सेप्ट मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का, ट्री डायग्राम का, या फिर एक रफ नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको सिर्फ वो सारी चीज़ें रिकॉल हों। इसके लिए आप डिटेल में नोट्स लिखना ज़रूरी नहीं है, जो कि आपका वक्त ज़ाया करता है। बस इसको आप जहन नशीन रखें। लेकिन नोट्स रिवीजन के लिए ज़रूर बनाएं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको छोड़ देना है, रिवीजन के लिए नोट्स बनाना ही है। उसके बाद आप जब तैयारी करेंगे, जब पढ़ेंगे, तो आपका वीकली या मंथली कम से कम रिव्यू ज़रूरी आप देखेंगे। आपकी प्रोग्रेस, जैसे कि आपने
टाइम टेबल बनाया था, एक हफ्ते के अंदर आप ये 2 या 3 चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप उस हफ्ते के मुकम्मिल होने के बाद आप ये देखना है कि क्या मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, और जब पढ़ लिए तो आप उसके मुताल्लिक़ क्वेश्चंस देखेंगे कि ये कंटेंट, ये चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या मैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप ये सारी चीज़ें रिव्यू के अंदर देखेंगे। अगर आपने ये सारे इसमें कोई गलती कर दी, एक हफ्ते में आपने फला दिन ऐसा गलती कर दिया, या फिर तैयारी में ये छूट गया, या इसको ऐसे नहीं वैसे पढ़ना था, अब रिव्यू के अंदर आपको मालूम हुआ, तो आप अगले हफ्ते में उसको रिपीट नहीं करना है। अगले हफ्ते के चैप्टर्स अलग ही रहेंगे, आपके टाइम टेबल के हिसाब से ही आप पढ़िए। अगले हफ्ते इन गलतियों को दूर करिए, बस इस गलतियों को दूर करते हुए अगले हफ्ते उसको बेहतरी करने के लिए कोशिश करिए। आप वीकली रिव्यू ना दे पाए तो कम से कम आपका मंथली रिव्यू आप देखें ही देखें। एक महीने के अंदर आपका प्रोग्रेस कितना है उसका रिव्यू आप जरूर व जरूर देखें। ये हो गया रिव्यू। अब आपका स्टेज 2 मुकम्मिल हो जाने के बाद, यानी कि आप स्टडी आपकी पूरी मुकम्मिल हो गई, आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया। अब ये स्टेज 2 के बाद आप अगला स्टेज होगा स्टेज 3, जो कि रिव्यू या रिवीजन या प्रैक्टिस का होगा। हमने स्टडी के दौरान, मुताले के दौरान जो कुछ भी नोट्स बनाए हैं रिवीजन के लिए, उसको हम स्टेज 3 के अंदर रिव्यू करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, और जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको दोबारा सहबारा अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि ये सारी मालूमात हमारे जहन में महफूज हो जाएं। रिवीजन के बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस किस तरह से, चाहे वो मैथ्स रहने दीजिए या फिर दीगर कोई भी सब्जेक्ट रहने दीजिए, उसमें एग्जाम के हिसाब से उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल ज़रूरी है। आपका जो पढ़ना है, सिलेबस का पढ़ना है, नोट्स बनाना है, ये सारा एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो सवालात पूछे जाएंगे, जिस तरह के आपको घुमाते हुए सवालात किए जाएंगे, उसको समझना और एग्जाम की तैयारी करना, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना बिल्कुल ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि बच्चे आखिरी एग्ज़ाम के आखिरी हफ्ते या आखिरी दिन तक भी सिर्फ सिलेबस को पढ़ने में ही लगा देते हैं और प्रैक्टिस के लिए या रिवीजन के लिए टाइम नहीं देते, जो कि बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। यही चीज़ की वजह से जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तब उनको एक तरह का स्ट्रेस उनके जहन में बैठ जाता और वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो कई सारे बिट्स अटेम्प्ट ही नहीं करते और मार्क्स वहीं पर उनके चले जाते। और वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद स्ट्रेस की वजह से उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता। ये किस लिए? ये इस वजह से होता है कि हमने लास्ट मोमेंट तक भी सिलेबस पढ़ने को ही फोकस दिया। उसके बजाय अगर हम जैसे स्टडी के लिए अहमियत दे रहे हैं, स्टडी को जितना टाइम दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 5 महीने सिलेबस पढ़ने के लिए लगाए, तो उसका तकरीबन आधा हिस्सा तो 2.5 महीने या कम से कम 2 महीने आप रिवीजन के लिए लगाएंगे और प्रैक्टिस के लिए लगाएंगे। तभी आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप वहाँ का माहौल और एग्जाम पेपर आपके लिए नया नहीं होगा, बल्कि आप उसके आदी हो चुके होंगे। और वहाँ पर आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको मालूम होगा, तो आप उसको सॉल्व करने में, आप अगर पहली बार उसको देखेंगे तो आपको सॉल्व करना, मेरे तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल होगा। वही अगर आप उसको आसानी से आप उसको प्रैक्टिस करें, 1-2 महीने तक क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किए, मॉडल पेपर्स को सॉल्व करें और रिविजन्स करते हुए प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो एक नई चीज़ नहीं रहेंगी, बल्कि आप उसकी आदी हो चुके होंगे 2 महीने तक। तो आपको कुछ एग्जाम हॉल में काफ़ी टाइम मिल जाएगा और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा और आप उसको आसानी से कर सकेंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस को बहुत अहमियत दीजिए, चाहे वो मैथ्स रहने दो या फिर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट रहने दो। आप रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए स्टडी के जितना ही या कम से कम उसका आधा टाइम आप लगाएंगे ही लगाएंगे, तभी आपको एग्ज़ाम हॉल में आसानी होगी। उसके अलावा OMR शीट अगर है एग्ज़ाम के अंदर तो उसकी बबलिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वरना उसी में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके अलावा ये सारी तैयारी के बातों के अलावा अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ बातें कहना चाहूँ तो आप सब्जेक्ट पेडागोजी जब पढ़ेंगे, D.Ed और B.Ed के बुक्स तो हम पढ़ रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन अगर आपको और अच्छे से कुछ आइडिया आना है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो कॉन्सेप्ट पूछे गए
जिन क्वेश्चंस को जिस तरह से पूछा गया, अगर आप उसकी स्टडी करेंगे अच्छे से तो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर आसानी से पेडागोजी के क्वेश्चंस आसानी से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे पेडागोजी के। तो आप प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करिए पेडागोजी की खासकर, जिससे आपको इसमें आसानी होगी। उसके अलावा आपकी जो तैयारी होगी वो सिलेबस सेंटर्ड के बजाय एग्जाम सेंटर्ड हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो। अक्सर ये देखा गया कि तैयारी के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेबस लेते हैं और उसका कंटेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं और वहीं तक हम महदूद रहते हैं। लेकिन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर दोनों में एक तरह का रिश्ता होता है। सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं वही टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और कुछ टॉपिक को कम, और उसके स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपने उर्दू के अंदर ग्रामर पार्ट में पढ़ा इस्म और इस्म आम और इस्म खास, लेकिन एग्जाम के सिलेबस के अंदर आपको इतना ही दिया गया कि इस्म आम और इस्म खास, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको इस्म आम की किस्में और इस्म खास की किस्मों के बारे में पूछा गया, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप सिलेबस देखिए और सिलेबस को किस तरह से और कितनी हद तक पढ़ना है उसका आइडिया आपको एग्जाम पेपर के जरिए से मिलेगा। इसके लिए आप प्रीवियस पेपर्स को देखिए और उसी हिसाब से आप एग्जाम ओरिएंटेड वे में सिलेबस को पढ़िए, तो तभी आपको बिल्कुल आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ आप ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी बिल्कुल बाकायदगी के साथ एग्ज़ाम तक जारी रखेंगे, और उम्मीद है आपको ये तमाम बातें अच्छी लगी होंगी। इसी तरह के और दूसरे सेशन में टेट और डीएससी वगैरह के बारे में मज़ीद मालूमात हम फराहम करते रहेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।